उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार अभियान में जुटे हैं। सीएम धामी ने आज अल्मोड़ा के रानीखेत में चुनाव प्रचार किया है और इस दौरान सीएम पुष्कर धामी ने बीजेपी उम्मीदवार अजय टम्टा के समर्थन में रोड शो किया, लोगों से बीजेपी के लिए वोट की अपील भी की। इसके बाद सीएम धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया है और सीएम धामी की जनसभा में लोगों की काफी भीड़ भी उमड़ी। सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास कार्य हो रहे हैं। सीएम धामी ने यह भी कहा जनता से किए गए सभी वादे पूरे हो रहे हैं। वहीं पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में भी सीएम धामी की सभा थी। इसमें खराब मौसम के चलते वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन फोन के जरिए सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जो उन्होंने 10 वर्षों तक इस देश की सेवा की है, एक एक पल और एक एक क्षण भारत मां को समर्पित किया है। देश के 140 करोड़ माताओं बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, देशवासियों के लिए लगाया है। उसका परिणाम, उसका फल मिलने का समय आ गया है। इसलिए फल देने का काम देश की जनता करेगी, हम सब लोग करेंगे, आप सब करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर जो विकास की गाथा है, नई गाथा आज देश के अंदर लिखी जा रही है। अल्मोड़ा के रानीखेत में सीएम धामी ने चुनाव प्रचार किया। सीएम ने यहां ताड़ीखेत पहुंचकर स्कूली बच्चों ने भारत माता की जय के नारे के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सीएम धामी भी बच्चों का प्यार और लगाव देकर खासे खुश नजर आए। सीएम ने सभी बच्चों का अभिवादन किया और उन्हें भविष्य में शुभकामनाएं भी दी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! अभी छुट्टी है? बहुत अच्छा, मेरी शुभकामनाएं सबको। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी ने पौड़ी के थली सैंड में रोड शो किया और बलूनी के रोड शो में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। रोड शो के साथ ही बलूनी ने जनसंपर्क भी किया, स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इसके साथ अनिल बलूनी ने जनता को संबोधित भी किया। बलूनी ने कहा कि जनता बीजेपी के साथ है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत होगी। अनिल बलूनी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटें बीजेपी जीतेगी। वहीं बलूनी ने कहा कि विकास की रणनीति पे भरोसा करते हैं और पहाड़ से पलायन को रोकना, युवाओं को रोजगार से जोड़ना और पहाड़ का विकास ही उनका लक्ष्य है। थलीसैंड इलाके में बलूनी एक चाय की दुकान पर पहुंचे और यहां स्थानीय लोगों के साथ चाय पी और इलाके के विकास पर बात की। समय की नज़ाकत को देखते हुए देखिए, आप इस वक्त पौड़ी जनपद के बड़े दुर्गम क्षेत्रों में हैं और वहाँ भी किस तरह से लंबी कतारें लोगों की हैं। लोगों में उत्साह है। लोग चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पुनः जिताने के लिए, मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जी के लिए उत्साहित हैं और पूरा चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है और जनता एक भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रही है। 400 पार का नारा हमारा संकल्प जो पूरा होने वाला है और एक सशक्त सरकार बनकर एक विकसित भारत, एक विकसित उत्तराखंड और एक विकसित गढ़वाल की जो हमारी संकल्पना है वह पूर्ण होने जा रही है। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिडकुल के एक होटल में खिलाड़ियों के साथ संवाद करने के बाद ज्वालापुर क्षेत्र में रोड शो किया और रोड शो के दौरान स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी सभी वर्गों के बीच पहुंचकर उनसे संवाद स्थापित कर रही है। उन्होंने दावा किया कि हरिद्वार सीट से बीजेपी एक बार फिर से जीत दर्ज करने जा रही है। कार्यकर्ताओं का उत्साह है कि 2-4 घंटे की शॉर्ट नोटिस में और ये 2.5 घंटे का रोड शो हो गया। तमाम तरह के वर्गों से हम मिल रहे हैं। समाज का कोई वर्ग अछूता न रहे। हम हर वर्ग के पास पहुंच रहे हैं और हर वर्ग हमें समर्थन दे रहा है। हरिद्वार में इस चुनाव में पप्पू नाम भी चर्चा में है। कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत की तुलना राहुल गांधी से की जा रही है। वहीं पप्पू कहने वाले मंत्री गणेश जोशी को जवाब पुराने विरोधी और वीरेंद्र रावत के पापा हरीश रावत ने दिया है। बोले, बीजेपी के गप्पुओं से हमारा पप्पू अच्छा है।
हरिद्वार में बेटे वीरेंद्र रावत के नाम के साथ पिता हरीश रावत की साख दांव पर है। इसीलिए बेटे के लिए हरीश रावत खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। होली से एक दिन पहले मंत्री गणेश जोशी ने ऐसा बयान दिया कि कांग्रेस के लिए पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा है। गणेश जोशी ने वीरेंद्र रावत को राहुल गांधी से बड़ा पप्पू बताया, तो हरिद्वार में वीरेंद्र रावत की कम पप्पू की चर्चा ज्यादा होने लगी। अब पप्पू नाम कहीं बेटे के करियर पर भारी न पड़े, तो विरोधी का जवाब देने के लिए खुद हरीश रावत सामने आए। हरदा बोले कि बीजेपी के गप्पुओं से हमारा पप्पू अच्छा। कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद को जन्म दिया है। बेटा बेटी, पति पत्नी, और आज फिर वही यहाँ उत्तराखंड के अंदर भी हुआ है। हरीश रावत जी अपने बेटे को टिकट दिलाया, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। वो बड़े पप्पू से बड़ा पप्पू साबित होने वाला है। पप्पू तो हमेशा सेवक होता है, प्यारा होता है, घर का क्षेत्र का प्यारा होता है। लेकिन जो गप्पू होता है वो तो लोगों को भरमाने वाला होता है। ये तो गप्पोड़ी हैं भाजपा वाले, जो है गालबाज हैं, झूठ बोलते हैं, जुमलेबाज हैं। तो ये जो गप्पू है वो समाज के लिए खतरनाक है, और पप्पू जो है जनता का सेवक होता है, प्यारा होता है। बीजेपी ने एक वक्त पर पप्पू नाम का इस्तेमाल राहुल गांधी के लिए किया और उसी नाम से वीरेंद्र रावत और उनके समर्थकों को पीछा छुड़ाना है। समर्थक मानते हैं कि वीरेंद्र रावत की सफलता और सौम्यता से बीजेपी घबराई हुई है और पप्पू कहने वालों गप्पबाजों को पब्लिक दौड़ा रही है। वीरेंद्र रावत जी की जो सौम्यता है, सरलता है और जो उनका लोगों से लगाव है, उसको लेकर विपक्षी जो भाजपा का ग्रुप है उसमें अशांति है और वो बहुत बौखलाए हुए हैं और उन्हें स्पष्ट नजर आ रहा है कि हमारी हार सुनिश्चित है और कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। गणेश जोशी जी अभी गढ़ी कैंट में कहीं गए थे अपने प्रत्याशी को लेकर, तो जैसे पब्लिक ने उनको दौड़ाया है तो निश्चित रूप से उनका मानसिक संतुलन हिलना लाजमी है। थोड़ा सा मानसिक संतुलन उनका हिला होगा दौड़ भाग करने के बाद ना, तो इस तरह के शब्द उनके मुंह से निकल रहे हैं। ये 4 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा तो सब साफ हो जाएगा कौन क्या है। अब जो लोग तानाशाह हो जाते हैं उनको दूसरे लोग बौने नजर आते हैं, लेकिन ये जनता है, ये तय करेगी कि कौन क्या है। पूर्व सीएम हरीश रावत अपने बेटे को पप्पू नाम के टैग से बचाना चाहते हैं ताकि बीजेपी की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे नाम से कोई नुकसान न हो, क्योंकि पप्पू नाम का इस्तेमाल करके बीजेपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी का काम खराब कर चुकी है। हरिद्वार से पुलकित के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और बीजेपी ने उत्तराखंड में स्टार प्रचारकों की रैली की जगह तय कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऋषिकेश और रुद्रपुर में रैली होगी। 2 अप्रैल को पीएम की रुद्रपुर में 12 बजे रैली है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह रुड़की, कोटद्वार, श्रीनगर, विकासनगर और खटीमा में रैली प्रस्तावित है इनकी, जबकि जेपी नड्डा गौचर, नई टिहरी, लक्सर, पिथौरागढ़ और बाछुल में रैली प्रस्तावित है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की हल्द्वानी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, कोटद्वार में रैली प्रस्तावित है। साथ ही केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह बागेश्वर, पिथौरागढ़, मुनी की रेती, गौचर, रामनगर में जनसभा प्रस्तावित है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अल्मोड़ा, दून, हरिद्वार में रैली प्रस्तावित है। तो असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा की रामनगर और उधम सिंह नगर में जनसभा प्रस्तावित है। निश्चित रूप से कल ही हमको सूचना प्राप्त हुई है और हमने तैयारी में हम लोग लग गए हैं। रुद्रपुर में जो हमारी नैनीताल लोकसभा उसकी में प्रधानमंत्री का आगमन होगा, वो दृश्य हमने रचना बना दी। हमारे जो क्लस्टर इंचार्ज हैं सौरभ भगवान, जिनको हमने वहां भेज दिया है। हमने उस रैली की दृश्य अपने प्रदेश के महामंत्री खिरेन चौधरी जी को संयोजक बनाया और 2 तारीख के अंदर रुद्रपुर के अंदर भव्यतम लाखों की संख्या में जन सैलाब उस रैली में आएगा, ऐसा हमने उसकी रचना बनाई है। ऋषिकेश में बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा, सभी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में अच्छा काम करें तो जो देश में विकास की लहर चल रही है उसमें सभी अपना योगदान दें। अच्छा काम करो ताकि भारतवर्ष के अंदर जो एक प्रकार की नई लहर चल रही है, जो एक नया विकास हो रहा है, जो हम नई ऊंचाई पर जा रहे हैं, उस ऊंचाई पर जाने में ऋषिकेश का भी योगदान होना चाहिए। इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के अंदर अग्निवीर भर्ती बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। कांग्रेस खुलकर अग्निवीर को ही खत्म करने की बात कर रही है, तो बीजेपी ने भी सैनिक वोटर्स को साधने के लिए नई प्लानिंग बना ली है।
उत्तराखंड में करीब करीब हर घर में सैनिक और पूर्व सैनिक है और इसीलिए सेना की भर्ती प्रक्रिया बदलने अग्निवीर को लाने का सबसे बड़ा असर यही नजर आ रहा है। ऐसे में कहीं सैनिक वोट हाथ से खिसक न जाए, इसके लिए बीजेपी प्लानिंग में जुट गई है। बीजेपी ने अपने सैनिक प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी दी है, जो गढ़वाल में 24 जगहों पर तो कुमाऊं में 18 जगहों पर सैनिक परिवार के बीच जाएंगे, जबकि मैदानी इलाकों में भी 5 मीटिंग तय की गई है। उत्तराखंड का वीर सैनिक भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर रहा है, क्योंकि हमने देखा जब मंजर खड़ूरी जी हमारे जब नए लोकसभा चुनाव गया तो पूरे सैनिकों ने उसी कालखंड से तो सैनिक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं आज भी, क्योंकि जब वो देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी सैनिकों के साथ जो उनका सम्मान का भाव है उस भाव के साथ हमारे साथ खड़े हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ी संख्या हमारे राज्य के अंदर है और उनका भी सहयोग मोदी जी के विकास के मॉडल को आगे बढ़ाने में उनका भी योगदान हमको चाहिए। उत्तराखंड में बिना सैनिक वोट के किसी भी पार्टी के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं है। अग्निवीर भर्ती को लेकर राज्य में एक बड़ा तबका खासा नाराज भी है और ये बात बीजेपी भी जानती है। वहीं कांग्रेस तो अपने मैनिफेस्टो में अग्निवीर को जगह दे रही है और सरकार आने पर अग्निवीर भर्ती को ही खत्म करने का बड़ा ऐलान तक कर दिया है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है उनका कि उनको तिरंगा नसीब नहीं हुआ, शहीद का दर्जा नहीं मिला, परिवार को पेंशन तक नहीं मिली, इवन कोई सरकारी जो अधिकारी होता है वो सबको भी सलाम करने नहीं आया, अंतिम दर्शन करने। कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा छदम है। तो हमने कांग्रेस ने निर्णय लिया है अलायंस की सरकार बनेगी और पहले अग्निवीर को समाप्त किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में सेना की भर्ती उत्तराखंड में बड़ा मुद्दा बन चुका है, लिहाजा अग्निवीर के मुद्दे को जिसने संभाला सैनिक वोटर उसी की तरफ रुख कर सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और देहरादून से ही खबर, कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है। पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। दिनेश अग्रवाल बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं और जल्द वो कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। दिनेश अग्रवाल धर्मपुर सीट से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस नेता दिनेश अग्रवाल के बीजेपी नेताओं के संपर्क में होने की खबर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि दिनेश अग्रवाल कांग्रेस के मजबूत स्तंभ है। हरीश रावत ने पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को आयाराम गयाराम की संज्ञा दी। इसलिए दिनेश अग्रवाल जी के विषय में जो कुछ ये भ्रमपूर्ण बातें की जा रही हैं, मुझे ये सुन करके भी बड़ा दुख हो रहा है और मैं ऐसा शब्द न सुनना चाहूँगा न यकीन करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी कांग्रेस के लिए अग्रणी उनकी बहुत बड़ी सेवा है। स्तंभ तो लेकिन और बहुत जगह होते हैं, सभी राज्यों में ऐसा हुआ है। विजय बहुगुणा जी थे, वो भी बड़े स्तंभ थे। वो तो पहले भी आयाराम गयाराम थे। पौड़ी में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। पौड़ी की जनता के मन में क्या है और जनता इसके लिए क्या सोचती है, आइए आपको सुनवाते हैं। समस्या बहुत सारी है। आप स्वास्थ्य की समस्या ले लीजिए, यहाँ पे जो विशेषज्ञ डॉक्टर पहाड़ी क्षेत्र में नहीं है और अगर यहाँ पे आम आदमी अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाता है तो विशेषज्ञ डॉक्टर न होने के कारण उन्हें बाहर रिफ़र कर दिया जाता है, तो हॉस्पिटल में रिफ़र सेंटर बन के रह गए हैं। आने वाली सरकार से जो भी बने, एक तो रोजगार की तरफ बढ़ावा दे, जैसे कि युवा उत्तराखंड से खाली हो रहा, ये रोजगारी का मेन मुद्दा है। अब पहाड़ में रोजगार मिलेगा तो युवा कहीं भागेगा नहीं। कहते तो अगर रास्ते में कूड़ा पड़ा रहेगा तो बाहर से कई लोग आते हैं और एकदम से उनकी नज़र ये पड़ती है कि देखो भाई पौड़ी शहर का तो वैसे बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, और ये गंदगी एकदम से लोगों को दिखती है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी उसमें। उधम सिंह नगर के नानकपत्ता में 2 दिन पहले हुई डेरा प्रमुख तरसेम सिंह की हत्या मामले में पुलिस हत्यारों की खोजबीन में लगी है, लेकिन इस घटना के साथ इतिहास के पुराने पन्ने भी खुल गए हैं। दरअसल ये जिला सिख नेताओं के आपसी वर्चस्व के साथ ही अलगाववादियों के हस्तक्षेप के चलते भी चर्चाओं में रहता है। उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जिला वैसे तो इंडस्ट्रीज के साथ खेती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन 1980 के दशक के बाद इस जिले में आतंकवाद और माफिया के बीच बड़ा संघर्ष देखने को मिलने लगा। इस जिले में पंजाब के आतंकवाद का सीधा असर तब से आज तक देखने को मिलता है।
खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू के साथ अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सीधा संबंध इस इलाके से देखने को मिलता है। 1987 से लेकर 1994 के बीच तो आतंकवादियों की 100 घटनाओं में 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जो पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज बना था। लेकिन पुलिस ने धीरे धीरे आतंकवाद का सफाया तो किया, लेकिन माफिया और वर्चस्व की लड़ाई आज भी जिले में बरकरार है। क्षेत्र जो कभी मैं कह रहा था कि बीच में बहुत ही शांतिपूर्वक हो गया था, वो फिर से डिस्टर्ब मैंने पाया 2009 में, और उसके बाद से इसकी संवेदनशीलता बढ़ते ही गई है। मैंने नोट किया कि वहाँ पे क्राइम भी काफी है और दूसरे इश्यूज भी काफी ज्यादा है। कहीं न कहीं जो पंजाब की घटनाएं इस क्षेत्र को प्रभावित जरूर करती हैं, क्योंकि लोगों के लिंक्स हैं वहाँ से, तो वो कहीं न कहीं प्रभाव तो। वहीं नानकमत्ता के डेरा प्रमुख की हत्या के बाद फिर से कई सवाल उठने लगे हैं। नानकमत्ता गुरुद्वारा जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो स्थान है, और वहाँ पहले भी जो है कई बार वहाँ उसकी कमेटी को लेकर उनमें स्थानीय विवाद रहते हैं, और विवाद जो है प्रशासन भी सुलझा लेता है, कभी वो लोग आपस में बैठ के भी सुलझा लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है, और उसमें जल्दी इसमें जो है जो मूल अपराधी हैं जो वो देखिए, निश्चित रूप से चुनाव आचार संहिता का एक पक्ष होता है। आचार संहिता के समय पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग को रहता है, और क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के नाते निर्वाचन आयोग से भी आग्रह करूंगा कि इस प्रकार की स्थिति पर कड़ा नियंत्रण रखे और प्रशासन उस पर कड़ाई से कार्रवाई करे। डेरा प्रमुख तरसेम सिंह की दिन दहाड़े हुई हत्या मामले में पुलिस अभी भी खाक छान रही है। भले ही पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हो, लेकिन ठोस सबूत के साथ हत्यारों को पकड़ना कहीं न कहीं पुलिस के लिए चुनौती बनी है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से शैलेंद्र नेगी, देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। कोटद्वार से खबर, जहां पर BEL रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने ट्रक को टक्कर मार दी है। इसमें ट्रक के सामने खड़े लोग उसकी चपेट में आ गए, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर डंपर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। और उत्तराखंड में इनकम टैक्स की छापेमारी चौथे दिन भी जारी है। हरिद्वार सहित कई जगहों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। कारोबारी सुरेश चंद्र गुप्ता विकास गर्ग के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। छापेमारी में 5 करोड़ से ज्यादा नकदी जब्त की गई। कंपनी पर टैक्स चोरी करने का आरोप लगा है। कंपनी का 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। कारोबारियों की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज अब टीम खंगाल रही है। नैनीताल में SDRF ने एक बाबा की जान बचाई है। गहरी खाई में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है और चंडीगढ़ के रहने वाले बाबा को सुरक्षित निकाल लिया गया। SDRF को खबर मिली कि नगलाट पहाड़ी की एक शख्स वहां फंसा है। उसके तुरंत बाद SDRF की टीम पहुंची, रेस्क्यू किया है। बाबा को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज रफ्तार अंदाज में। अल्मोड़ा लोकसभा चुनाव के लिए अब 7 प्रत्याशी मैदान में। यूकेडी प्रत्याशी अर्जुन कुमार देव ने अपना नाम वापस ले लिया है। श्रीनगर के पास कीर्तिनगर में चेकिंग के दौरान 3,66,000 का कैश एक गाड़ी से बरामद किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर रुद्रप्रयाग में पुलिस प्रशासन की टीम एक्टिव। बद्रीनाथ हाईवे पर खांकरा में पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। बागेश्वर में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद विजिल ऐप पर लोग शिकायत दर्ज करा रहे हैं। अधिकांश शिकायतों में निजी और सार्वजनिक संपत्ति पर प्रचार सामग्री चस्पा करने को लेकर कार्रवाई। बागेश्वर में गुरिल्ला संगठन ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया और अपनी मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। चमोली के थराली मुख्य बाजार में मोटर मार्ग पुल पर दरार पड़ने से लोग परेशान। PWD के खिलाफ व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की। बागेश्वर में जंगलों को आग से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
रुड़की के झबरेड़ा इलाके में मोबाइल की दुकान में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तरकाशी में लगातार जंगलों में आग की घटना सामने आ रही है। आग की चपेट में मुखेम रेंज के जंगल भी आए। चारधाम यात्रा पर सरकार का पूरा फोकस, लिहाजा चारों धामों में पार्किंग व्यवस्था को लेकर लगातार काम किए जा रहे हैं और पार्किंग क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के ऐतिहासिक झंडे जी का आज विधि विधान के साथ आरोहण हो गया। शनिवार सुबह 7 बजे से श्री झंडे जी को उतारने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद दोपहर 2 से 4 बजे के बीच दरबार साहिब के श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज की अगुवाई में श्री झंडे जी का आरोहण किया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालु इस पल के साक्षी बने। अब 1 अप्रैल को दरबार साहिब के महंत की अगुवाई में नगर परिक्रमा का आयोजन होगा। और केरल के कोल्लम जिले में 3000 मछुआरों ने आपसी सहयोग से काली मंदिर का निर्माण करवाया है और इस नए मंदिर का उद्घाटन निरंजनी अखाड़े के आचार्य कैलाशानंद महाराज ने किया। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार मंदिर में केरल की वास्तुकला का विशेष ध्यान रखा गया है। मंदिर के उद्घाटन से पहले मछुआरों ने हरिद्वार में दक्षिण काली मंदिर के आचार्य कैलाशानंद का भव्य स्वागत किया। मंदिर में पूजन के बाद मंदिर के मैनेजमेंट और मछुआरों ने उनका आशीर्वाद भी लिया। आगे बढ़ते उत्तराखंड में अगले 36 घंटों के लिए आंधी, तेज बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आंधी, तेज बारिश की संभावना जताई गई है और पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में हल्की से तेज बारिश का मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का भी अनुमान है। इसको लेकर मौसम विभाग ने प्रशासन को एडवाइजरी जारी की है। और केदारनाथ में जमकर बर्फबारी हुई है। इसका वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर केदारपुरी में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और पूरा केदार धाम बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आ रहा है। केदारनाथ धाम में आजकल DDMA द्वारा बर्फ साफ करने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन फिर से हुई भारी बर्फबारी की वजह से काम भी बाधित हो रहा है। DDMA का कहना है कि बर्फबारी बंद होने के बाद फिर से काम किया जाएगा। और चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। निचले इलाकों में बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी समेत नीति मलारी घाटी में जमकर बर्फबारी हुई है। नीति मलारी घाटी में बर्फबारी के बाद एक बार फिर से सड़क पर बर्फ जमने लग गई है। इन दिनों पहाड़ों में बसंत ऋतु का आगमन है। पेड़ों पर फूल खिल रहे हैं। तेज बारिश और बर्फबारी से बागवानी करने वाले किसानों को भी काफी नुकसान हो रहा है। और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।